नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरोह एकेडमी में। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के पूछे गए प्रश्न को देखेंगे तथा उसके साथ ही साथ बिहार पुलिस में जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो भी लिया गया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बिहार पुलिस से संबंधित कंटेंट को अच्छे तरह से तैयार करेगा। बात करें अगर इस वीडियो में, तो इस वीडियो में वही सब प्रश्न हैं जो आपका 21 मार्च 2021 के द्वितीय पाली में पूछे गए हैं तथा उसके साथ ही कुछ अन्य प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये भी नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन है उपसभाध्यक्षों के पैनल में से कोई एक सदस्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य जब राज्यसभा में सभापति और उपसभापति नहीं रहते हैं तो उसकी अध्यक्षता कर सकता है। अगर बात करें हम कुछ अनुच्छेद की संसद से संबंधित, तो संसद से जो अनुच्छेद संबंधित है 79 है। राज्यसभा से जो संबंधित अनुच्छेद है वो 80 है, जबकि लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद 81 है। इसको ट्रिक के तौर पर सौ याद रखा जा सकता है। आर्टिकल 64 को देखेंगे तो आर्टिकल 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा के अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो अभी राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। आर्टिकल 89 में बताया गया राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है? पहला ऑप्शन है ए 16 ग्राम, दूसरा ऑप्शन बी 32 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 5.3 गुने 10 के पावर -23 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 2.66 गुने 10 के पावर -23 ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, O2 की बात करें तो O2 के एक अणु का द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 32 ग्राम हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। अगर ऑक्सीजन की खोज की बात करें तो सीले और प्लिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया। ऑक्सीजन जो गैस है वह खुद जलती नहीं है, लेकिन जलने में मदद करती है। यह हमारे वायुमंडल में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस है। यह लगभग 21% तक हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अगर O3 की बात करें तो ओजोन को O3 बोला जाता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जल यानी H2O का अणु भार देखेंगे तो 18 होता है, जबकि भारी जल यानी D2O का अणु भार जो होता है वो 20 होता है। अब अगले प्रश्न है, ग्रहों की गति के केपलर के नियमानुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। दूसरा ऑप्शन बी है, सूर्य के निकट होने की तुलना में जब ग्रह सूर्य से दूरी पर होते हैं तो अधिक तीव्रता में गति करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। चौथा ऑप्शन है, किसी ग्रह का परिभ्रमण काल कक्षा की अर्ध लघु अक्ष दूरी की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि समग्र पूर्ति निर्भर करती है कीमत स्तर पर, कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर, कि लागत के स्तर पर। तो जो आपका समग्र पूर्ति निर्भर करती है कीमत पर भी निर्भर करती है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर भी निर्भर करती है और लागत के स्तर पर भी निर्भर करती है। तो पूछ रहा है निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया 1, 2, 3 सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का मूल्य ह्रास हो जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, मजबूत होता है। तो जब भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का जो मूल्य होता है वो
कम हो जाता है, यानी उसका ह्रास हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 6वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 6वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है बेरुवाड़ी यूनियनवाद, दूसरा ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, तीसरा ऑप्शन है एसआर बम्बईवाद, चौथा ऑप्शन है मिनर्वा मिल्सवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेरुवाड़ीवाद। बेरुवाड़ी यूनियन बनाम वर्सेज मद्रास राज्य की बात करें तो 1960 में निर्णय दिया और उसमें माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना की बात करें तो इसे संविधान का अंग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने माना 1973 में, तथा उसी बाद में वह संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादन किया। इस तरह प्रस्तावना में देखा जाए तो एकमात्र बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, और इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, अखंडता को जोड़ा गया है। संविधान की कुंजी आपको प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का सार भी प्रस्तावना को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लैक प्रचालक ओपेरॉन बना है एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से। दूसरा ऑप्शन है एक मंदक और 3 संरचनात्मक जीन से। तीसरा ऑप्शन है एक प्रेरक और एक मंदन से। चौथा ऑप्शन है 3 संरचनात्मक जीन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई? पहला ऑप्शन है फरवरी 2000, दूसरा ऑप्शन है फरवरी 2002, तीसरा ऑप्शन है फरवरी 2004, चौथा ऑप्शन है अप्रैल 2005। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फरवरी 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई। अभी वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। चलिए कुछ नीति के देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति जो आया था वो 1988 में आया था। राष्ट्रीय औद्योगिक नीति 1948 में आया था, 1948 में आया था। राष्ट्रीय जनसंख्या, अगर जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। उस समय गवर्नर जो थे वो मेयो थे, और नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू हुई। उस समय भारत का गवर्नर की बात करें वायसराय, तो आपका वो रिपन थे। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई। 1921 को देखेंगे तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है, क्योंकि उस समय जनसंख्या थी वो घट गई थी। पहली भारत में जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन ए है इमैनुअल कांट, दूसरा ऑप्शन बी है चेम्बरलेन, तीसरा ऑप्शन सी है जेम्स जीन, चौथा ऑप्शन है ऑटो स्मिथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट। बात करेंगे अगर भूकेंद्रीय सिद्धांत का, तो भूकेंद्रीय सिद्धांत टॉलमी के द्वारा दिया गया, जिसमें संपूर्ण मतलब पृथ्वी को सौरमंडल का केंद्र माना गया। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस को द्वारा दिया गया, जिसमें सूर्य को सौरमंडल का केंद्र माना गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो है सर्वमान्य थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, जिसका प्रतिपादन एब्जार लेमेंतेयर के द्वारा किया गया। प्रकाश वर्ष है वह दूरी का मात्रक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देश से लिया गया है? अगर न्यायिक सर्वोच्चता की बात करें तो यह यूएसए से लिया गया, जबकि संसदीय लोकतंत्र आपका इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिया गया। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही जवाब है। ब्रिटेन और फ्रांस, तो फ्रांस होगा नहीं, फ्रांस इसमें भी नहीं होगा, स्विट्जरलैंड नहीं होगा। तो जो संसदीय लोकतंत्र है आपका ब्रिटेन से लिए हैं, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता यूएसए से लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर किसी देश की बात करें तो देश में ब्रिटेन जो है इसे सबसे ज़्यादा तत्व लिया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में लिया गया स्रोत है। ब्रिटेन से देखेंगे एकल नागरिकता लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। और यूएसए की बात करें तो यूएसए से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है,
न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, उपराष्ट्रपति लिया गया है, और राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर जो महाभियोग है, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग आपका लिया गया है अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। रूस से बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जिसका वर्णन आर्टिकल 108 में है, लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन ए है पट्टितास्मीय, दूसरा ऑप्शन है साइनाइट, तीसरा ऑप्शन है स्लेट, चौथा ऑप्शन है हेलाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलाइट जो है आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। कायांतरित चट्टान का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलाइट। बात करें आग्नेय चट्टान का, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो। अवसादी चट्टानों से खनिज तेल निकाला जाता है। बलुआ पत्थर और सेल और चूना पत्थर जो है यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। आगरा का जो किला है और दिल्ली का लाल किला है वो बलुआ पत्थर से ही बना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? पहला ऑप्शन है जेलिनेक, दूसरा ऑप्शन है विलोवी, तीसरा ऑप्शन है पोलाक, चौथा ऑप्शन है गेटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जिलेनिक है वह राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है? अगर बात करेंगे आर्टिकल 249 में, तो आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राज्यसभा जो होगा, अगर अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करता है तो वह संसद जो है राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, तो इसका सही जवाब ए ही हो जाएगा। इस मामले में राज्यसभा को विशेषाधिकार है। बात करेंगे अगर कृषि की, पशुपालन की, शराब की, भूमि की और लोक स्वास्थ्य की, तो ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। जनगणना, नागरिकता और मुद्रा ये संघ सूची के विषय हैं। शिक्षा की बात करेंगे, वन की बात करेंगे, विवाह की बात करेंगे, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या नियोजन, ये सभी आपका समवर्ती सूची में आ जाता है। अगर आर्टिकल 312 में देखेंगे तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसको सृजन करने का अधिकार आपको राज्यसभा को दिया गया है, आर्टिकल 312 में बताया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? पहला ऑप्शन ए है हरमट्टम, हरमट्टम एक गर्म मतलब उष्ण पवन है। दूसरा ऑप्शन है सिराको, ये भी उष्ण है। बोरा की बात करें तो बोरा एक शीतल पवने है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे चीनू का, तो चीनी यूएसए और कनाडा में आता है और एक गर्म हवा है। लू की बात करें तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू बोला जाता है। डॉक्टर वाइन जो है वो हरमट्टम जो है इसको डॉक्टर वाइन के नाम से भी जाना जाता है। बोरा जो पवन हमने देखा, बोरा पवन एड्रियाटिक सागर जो है उसके पूर्वोत्तर पर प्रवाहित होता है। चलिए कुछ हवा के नाम और स्थान देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे अभी हमने हरमट्टम की, तो हरमट्टम जो है सहारा मरुस्थल में आता है और यह गर्म पवने हैं। बोरा जो है सवाल पूछा गया है एड्रियाटिक तट पर आता है और शीतल पवने हैं। शामल की बात करेंगे तो यह इराक और ईरान में आता है और गर्म पवने हैं। सांटियाना याद रखना है यूएसए में आता है और गर्म पवने हैं। सामुम ईरान में आता है। वर्गस जो है दक्षिण अफ्रीका में पवने चलता है और पुरगा जो है टुड्रा प्रदेश में। बात करेंगे अगर मिस्ट्रल की, तो मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस में आता है और ये भी शीतल पवन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? पहला ऑप्शन है अत्यंत नूतन, दूसरा ऑप्शन है अधिनूतन, तीसरा ऑप्शन है अल्प नूतन, चौथा ऑप्शन है पूरा नूतन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत नूतन जो है वो तृतीय कल्प का युग नहीं है। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया?
पहला ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, तो नहीं, यहाँ निर्वासित नहीं किया गया। दूसरा ऑप्शन है काबुल, यहाँ भी निर्वासित नहीं किया गया। तीसरा ऑप्शन है रंगून, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून। रंगून में 1857 की क्रांति की विफलता के बाद बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया। चलिए 1857 की कुछ जगहों के नेतृत्वकर्ता देखते हैं। 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। दिल्ली में नेतृत्वकर्ता की बात करें तो बहादुर शाह जफर थे, जबकि सैन्य नेतृत्व बख्श खां के द्वारा प्रदान किया जा रहा था। कानपुर में नेतृत्वकर्ता नाना साहब थे, जिसे धुंधु पंथ भी कहा जाता है। यहाँ भी सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे दे रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर बिहार की बात करें तो यहाँ कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे और बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस कथन का चयन कीजिए जो बोहर के मॉडल की सीमा नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहे। सही बात है, असफल हो गया, यह उनका मतलब दोष नहीं है। यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को नहीं समझा पाए, ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन है, एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के वेग ऊर्जा की गणना संभव है, इन्होंने इस बात को बता दिया। तो सवाल पूछा है कि कौन सी सीमा नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग की ऊर्जा गणना करना संभव है। चलिए बात करेंगे अगर परमाणु सिद्धांत की, तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। प्रोटॉन की खोज जो किया गया वो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है सोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह उड़ीसा राज्य में है। बात करें अगर भारत में सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी की बात करें तो यह गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी। कावेरी नदी की बात करें तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ व्याख्या देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी बांध है, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर है। माता टीला जो बांध है वो बेतवा नदी पर है और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परत में डैश को बढ़ाता है। पहला ऑप्शन है स्थिरता, दूसरा ऑप्शन है अस्थिरता, तीसरा ऑप्शन है संवहन, चौथा ऑप्शन है चालन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है तनुतापी, दूसरा ऑप्शन है मध्यतापी, तीसरा ऑप्शन है हेकी एस्ट्रोतापी, चौथा ऑप्शन है पृथुतापी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथुतापी जो है जीव के तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं। स्तनधारी की बात करें तो स्तनधारी को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। एक है प्रोटोथीरिया, ये दूसरा है मेटाथीरिया, चौथा मतलब तीसरा है आपका यूथीरिया। यूथीरिया जो होता है वह विकसित जो होता है शिशु को जन्म देता है, जैसे मनुष्य हो गया। मेटाथीरिया जो होता है अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है, कंगारू। और प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो अंडे देते हैं। इसमें से महत्वपूर्ण एग्जाम्पल प्लेटिपस का है। स्तनधारियों में सबसे अधिक जो रक्त का तापमान जो होता है वो बकरी का होता है, जबकि मनुष्य का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ड्रेकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। पहला ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा है ग्रीस की सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है रोम की सभ्यता, चौथा है आपका चीन की सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस यानी यूनान की सभ्यता जो है ड्रेकन के कानून की सभ्यता है से संबंधित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। भारत का प्रथम विधि पुस्तक जो है मनुस्मृति को कहा जाता है। मनु भारत के प्रथम विधिवेता थे। इसी कारण आधुनिक जो मनु है वो आपको भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है आधुनिक भारत के मनु, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता उन्हीं को बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है आपका वास्को डी गामा, दूसरा ऑप्शन है प्रिंस हेरी द नेविगेटर, तीसरा ऑप्शन है बार्थोलोम्यू डियाज, चौथा ऑप्शन है कैब्रेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप की खोज की गई। केप ऑफ गुड होप की बात करें तो यह जो अफ्रीका है उसके दक्षिणी बिंदु है। वहीं से होकर पुर्तगाल से होते होते वास्को डी गामा 1498 में भारत में पहली बार समुद्री मार्ग की खोज कराए थे। वास्को डी गामा भारत में 2 बार आए थे। पहली बार 1498 ईस्वी में इसी आपका केप ऑफ गुड होप के माध्यम से होते होते कालीकट बंदरगाह केरल में पहुंचे थे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे और उसमें वास्को डी गामा का नाम आता है। चलिए अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज एबल तस्मान के द्वारा किया गया। अगर बात करेंगे हवाई द्वीप की तो हवाई द्वीप जो है इसकी खोज कैप्टन कुक के द्वारा किया गया। चलिए यहीं पर होता है हमारा वीडियो को समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा तथा अपना सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।